मैंने 3 साल में ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। अशनीर ग्रोवर। तो अगर आप बिजनेस के वर्ल्ड में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तब आप इस आदमी को तो जानते ही होंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी से तो इनका पुराना नाता है। और आजकल आप इनको शार्क टैंक इंडिया के शो को छोड़कर किसी भी बड़े यूट्यूबर के पॉडकास्ट पर या फिर किसी भी शार्क टैंक इंडिया के नकली सस्ती कॉपी के शो पर एज अ इन्वेस्टर, एज अ शार्क या फिर एज अ चीफ गेस्ट देख रहे होंगे। तो क्या ये बंदा सही में बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ा बिजनेस माइंड जीनियस है? क्योंकि यार ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने 2 यूनिकॉर्न कंपनीज को बनाया है, जो कि ग्रोफर्स और भारत पे, और इसके अलावा ये अपना तीसरा यूनिकॉर्न बनाने जा रहे हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है थर्ड यूनिकॉर्न। और हाल फिलहाल में इन्होंने अपनी एक बुक भी लॉन्च करी है जिसका नाम इन्होंने रखा है दोगलापन। क्योंकि ये वर्ड इनके नाम से काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुका है, तो इन्होंने सोचा कि इस वर्ड को क्यों ना मोनेटाइज ही कर लिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या ये बंदा सही में बहुत बड़ा बिजनेस माइंडेड जीनियस है या फिर एक बहुत बड़ा स्कैमर और एक फ्रॉडस्टर है। क्योंकि जैसा कि भारत पे के बोर्ड मेंबर्स ने कहा है कि अशनीर ग्रोवर ने भारत पे में एक स्कैम करा है और उनकी वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर इसमें शामिल थी, और इन दोनों कपल ने भारत पे को अंदर से खोखला कर दिया है। तो आज के इस बिजनेस के स्टडी को शुरू करते हैं और इसके बाद आप सभी लोग अपने ओपिनियंस को कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अशनीर ग्रोवर ने आज से 3 साल पहले भारत पे की शुरुआत करी थी और इन्होंने मात्र 3 साल में 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी। इन्होंने अपने इन्वेस्टर से $700 मिलियन की फंडिंग जुटाई थी, जिसके इन्होंने बाद में 20,000 करोड़ रुपए बना दिया, यानी कि ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 80 गुना से भी ज्यादा कर दिया, यानी कि इतना तगड़ा रिटर्न। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि इनका जो मार्केट है, इनका जो फील्ड है, वो पहले से ही बहुत बड़े कंपटीशन से भरा पड़ा है। उसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पहले से ही हैं, चाहे फिर वो फोन पे हो जो कि 45% का मार्केट लेके बैठा है, चाहे फिर वो गूगल पे हो जो कि 35% का मार्केट लेके बैठा है, या फिर वो पेटीएम हो जो कि 12% का मार्केट बैठा है। और इसके अलावा भी अमेजोन पे और व्हाट्सएप पे भी 2% से ज़्यादा का मार्केट शेयर लेकर बैठे हैं। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेमेंट वाली मार्केट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, इसका अंदाजा आप इसी वास्ते लगा सकते हैं कि साल 2009 में पहली बार जिस कंपनी ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत करी थी, जिसका नाम था मोबीक्विक, वो ही आज इंडियन मार्केट से गायब हो चुकी है। तो फिर कैसे अशनीर ग्रोवर ने भारत पे को मार्केट में लाया, उसको सक्सेसफुल बनाया और कैसे वो इतनी रिलेवेंट रही, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अशनीर ग्रोवर के पर्सनल लाइफ के बारे में। तो यार ये बंदा कुछ भी हो, जीनियस तो है, क्योंकि यार ये आईआईटी से पढ़ा हुआ है। इसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि यार कुछ बिजनेस और फाइनेंस के फील्ड में करते हैं, तो इन्होंने आईआईएम से अपनी एमबीए कंप्लीट की और एमबीए की पूरी फाइनेंस की अच्छी सी नॉलेज लेने के बाद इन्होंने सोचा चलिए कुछ प्रैक्टिकल बिजनेस करके देखते हैं। फिर इसके बाद एक कोटक महिंद्रा में गई और कोटक फाइनेंस में इन्होंने जॉब करी 7 साल तक और वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रहे। फिर इसके बाद इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि कार्ड सर्विस देने वाली कंपनी है वो ज्वाइन करी, और उसके बाद वहाँ पर काम करने के बाद इन्हें और अच्छी बिजनेस मार्केट की और फाइनेंस की अच्छी जानकारी होगी। फिर इन्होंने ग्रोफर्स को ज्वाइन करा एज अ CFO, जो कि एक स्टार्टअप था ग्रोसरी डिलीवरी का। उसके बाद फिर उन्होंने 1 साल PC ज्वेलर्स में भी जॉब करी 2017 में, और वहाँ पर हेड ऑफिस के कर्मचारी रहे। यानी कि इन्होंने जितनी भी बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप्स में काम करा उनको ज्वाइन करा, वहाँ पर उन्होंने एक मेन रोल प्ले करा। इससे इनकी फील्ड में एक्सपर्टीज़ बढ़ गई, इनको फाइनेंस का नॉलेज बढ़ गया और ये मार्केटिंग के भी लीडर बन गए। फिर उन्होंने सोचा चलिए बहुत सारे पैसे कमा लिए, दूसरों के लिए बहुत काम कर लिया, अब कुछ अपने लिए काम करते हैं और अपने लिए पैसे कमाए जाएँ। उनका जो शुरू से सपना था खुद का स्टार्टअप करने का, फिर उस पर उन्होंने काम करना शुरू करा। इसके लिए इन्होंने साल 2018 के एंड में एक IIT के लड़के जो कि 21 या 22 साल का होता है, जिसका नाम है शाश्वत नकरानी, उसके साथ मिलकर भारत पे की शुरुआत करी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत पे पैसा कैसे बनाता और कैसे इतने ज़्यादा कंपटीशन वाली फील्ड में भी वो सबसे अलग हटकर अपनी जगह बनाए हुए है। तो भारत पे यूपीआई मार्केट में फर्स्ट मूवर तो है नहीं, लेकिन इसके पास फास्ट मूवर का एडवांटेज है। क्योंकि यार इसके फाउंडर अशनीर ग्रोवर जी खुद कहते हैं कि पहला आदमी सिर्फ समाज सेवा करता है और दूसरा आदमी आगे धंधा बनाता है। क्योंकि देखा जाए तो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और अमेजोन पे, ये कई सारे पेमेंट सिस्टम ये मार्केट में शुरुआत में आ गए थे। तो इन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया मार्केटिंग में, लोगों को सिखाने में और कस्टमर्स को और शॉपकीपर्स को ऑनलाइन पेमेंट को सिखाने में और वहाँ तक उनकी रीच को पहुँचाने में, जिससे कि लोगों के हैबिट में आए। और जब भारत पे आया था सब कुछ सेट हो चुका था मार्केट में पूरा, तो इनको इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। इनको पहले से पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करा हुआ मिल गया, जिसकी वजह से इनके जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और फिर इन्होंने देखा कि दुकानदारों को अपनी दुकान पर 36 तरह के QR कोड रखने पड़ते हैं स्कैन करने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि भारत पे में ही सबको ऐड कर देते हैं, क्या भारत पे के QR से इन सभी पर पेमेंट
पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यार ये काफ़ी यूनिक नया बिजनेस का मॉडल था जो कि ये सारी कंपनियां पहले से नहीं कर रही थी। इसके अलावा भी कई सारे और तरीक़ों से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जहाँ पर ये दूसरी कंपनियों से बिल्स और पेमेंट्स पर थोड़ा सा कमीशन चार्ज करते हैं, लेकिन जो कस्टमर और शॉपकीपर होते हैं उनको ये बिल्कुल फ्री में सर्विस देते हैं, जिसकी वजह से भारत के सबसे ज़्यादा दुकानदार भारत पे से जुड़े हुए हैं और उनको इनकी सर्विस अच्छी लगती है। तो इसी वजह से भारत पे के पास सभी दुकानदार यानी कि शॉपकीपर्स का डाटा उपलब्ध है, तो वो उन्हीं के हिसाब से उनको लोन लेना ऑफर करते हैं और कहते हैं कि हम आप सभी को अपना दुकान बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इंडिया में और बैंक से सबसे सस्ते रेट पर लोन देंगे, यानी कि सिर्फ 2% इंटरेस्ट के ब्याज पर हम आपको लोन देंगे, जो कि यार वाकई में इंडिया में सबसे सस्ता लोन है। इसकी वजह से जो भारत पे से दुकानदार हैं वो लोन लेते हैं और वहाँ से अर्निंग करते हैं। और देखा जाए तो इनका सिस्टम ऐसा इन्होंने बना लिया है कि इनका जो लोन रिकवरी का जो परसेंटेज है वो 98%, यानी कि 98% लोन को ये हर साल रिकवर कर लेते हैं। तो इसी वजह से ये हर दिन का 20 से 30 करोड़ रुपए का धंधा बना रहे हैं। तो और जाहिर सी बात है, इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो इन्वेस्टर तो आकर्षित होंगे ही, तो इन्वेस्टर्स ने भी इनको पैसा देना शुरू करा और इसी की वजह से भारत पे इतनी बड़ी कंपनियां बन पाई। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत पे और अश्विनी ग्रोवर के बीच में से क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी जिसकी वजह से भारत पे से अश्विनी ग्रोवर को निकाल दिया गया। तो ये बात जब की है जब नायका कंपनी का IPO आया था। तो नायका एक ऐसी फैशनेबल ब्रांड कंपनी जो कि फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचती है और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो जब इसका IPO आया था तो सभी लोग चाहते थे कि इसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट को बुक करा जाए। तो ऐसे में अश्विनी ग्रोवर कैसे पीछे रह सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस IPO के थ्रू नायका कंपनी के कई सारे शेयर्स को अलॉट करवा लिया जाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि जब किसी बड़ी कंपनी का IPO आता है और आप उसके शेयर्स को अलॉट करवाना चाहते हैं तो आप बैंक के थ्रू ऐसा आसानी से कर सकते हैं, अगर आप कई करोड़ का दाव खेलना चाहते हैं तब। तो अश्विनी ग्रोवर इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी का IPO को कैसे आज से जाने दे सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं किसी बैंक से इस कंपनी के शेयर्स को अलॉट करवा लेता हूँ। तो क्योंकि उन्होंने कोटक फाइनेंस में कई सालों तक काम करा था तो वहाँ पर उनके कई सारे बढ़िया जान के पहचान के लोग भी थे और उनकी रेपुटेशन भी काफ़ी बढ़िया थी। तो उन्होंने कोटक बैंक से संपर्क करके ऐसा उनको करने के लिए कहा। तो कोटक बैंक ने कहा कि ठीक है, आप हम पे पैसे लगाइए और हम आपके लिए शेयर्स को अलॉट करवा लेंगे। लेकिन कोटक बैंक से एंड टाइम पर एक गलती हो गई कि उनसे IPO निकल गया और वो चूक गए अश्विनी ग्रोवर जी के शेयर्स को अलॉट करवाने में, जिसकी वजह से अश्विनी ग्रोवर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कोटक बैंक पर एक केस कर दिया और इसके एम्प्लॉयज़ को भी खरी खोटी सुनाई। और उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग पर जो खरी खोटी सुनाई, जो गाली गलौज करी, उसकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो गई, जिसकी वजह से अश्विनी ग्रोवर को काफ़ी हेट मिलने लगी और उनकी जो इमेज थी वो नेगेटिविटी की तरफ जाने लगी। और इसी के फ़ायदा उठाते हुए कोटक बैंक ने भी उस खरी खोटी और गाली गलौज की रिकॉर्डिंग के बदले में अश्विनी ग्रोवर पर भी एक केस कर दिया। और जब ये बात भारत पे को पता पड़ी कि अश्विनी ग्रोवर की ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसकी वजह से भारत पे की पॉजिटिव छवि को नुकसान हो रहा है, तब उन्होंने अश्विनी ग्रोवर को एक वेकेशन यानी कि छुट्टी पर भेज दिया। जिसके बाद जब अश्विनी ग्रोवर छुट्टी पर चले गए तब सभी बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर एक फैसला लिया और अश्विनी ग्रोवर को कंपनी से निकाल दिया। और इसके अलावा भी भारत पे के बोर्ड मेंबर्स ने दावा करा है कि अश्विनी ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर ने मिलकर भारत पे में एक 3.77 करोड़ रुपए का एक घोटाला करा है, क्योंकि अश्विनी ग्रोवर कंपनी से कहते थे कि जिन भी एम्प्लॉयज़ को उन्होंने हायर करा है उनको उन्होंने कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू हायर करा है, जिसकी वो कंपनी फ़ीस लेती है और इसी फीस को उन्होंने 3.77 करोड़ रुपए बताया। लेकिन जब एम्प्लॉयज़ से इसके बारे में पूछा गया और इसकी जब पड़ताल करेगी तब पता चला कि उन सभी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट हायर करा गया था, ना कि किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू, जिस फर्म का चार्ज अश्विनी ग्रोवर ने कंपनी को 3.77 करोड़ रुपए दिखाया है। तो अरे सभी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है और कई सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।